आप लोग परिचय करा दूं। ये सुनील जी हैं, 246 रैंक है, और प्रकाश जी हैं, 378 रैंक है। और सुनील जी को कुछ लोग पहचान भी रहे होंगे। और आप लोग जो है हमसे तो पढ़ते ही रहते हैं, बैठ जाइए आप लोग। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों के बीच से जब कोई व्यक्ति बनता है तो वो खुशी थोड़ी सी ज्यादा होती है और थोड़ा सा एक आत्मविश्वास भी आता है। बहुत बढ़िया पांडे जी, एकदम बढ़िया। अरे उसको नागर बोल दो, फोटो खींच लेगा। आप खींच लीजिएगा। लाइए सुनील को आज। तो मैं बता रहा था कि जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं उसी तरह से 2017 में नवंबर दिसंबर वाले बैच में ये भी आए थे और शुरुआत किए थे। लेकिन देखिए, धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जब शुरुआत किया जाता है तो थोड़ा सा कष्ट होता है। जब मैं टेस्ट लेता था मेंस का तो ये लोग आते थे तो थोड़ा सा लगता था कि कुछ कमी रह गई। धीरे धीरे टेस्ट देते देते कुछ सुधार हुआ। तो देखिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लगे रहिए। कभी एक अटेम्प्ट, कभी 2 अटेम्प्ट, कभी 3-3 अटेम्प्ट हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है। बस जीवन में ये सोचिए, आत्मविश्वास बना के रखिए कि हमको सफलता मिलेगी, लगे रहेंगे तो अवश्य मिलेगी। रोजाना मैं भाषण देता रहता हूं, हमारा भाषण मत सुनिए। आप लोग जो है अपने जो भी प्रश्न होंगे अंदर के, सुनील जी से और प्रकाश जी से जो है आप लोग एकदम पूछिए और उसका जो है निदान करिए। थैंक यू। तो सबसे पहले मीटिंग वन साइडेड ना होकर इंटरेक्टिव प्रकार की रहेगी। आप में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज है, एट द एनी पॉइंट एनी टाइम पूछ सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले जो कुछ बेसिक्स है जो मैंने फील किए थे जब मैं स्टडी कर रहा था, तो एकदम रिलैक्स होकर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई ऑफिशियल इंटरव्यू होने जा रहा है या फिर मैं कुछ थ्योरेटिकल बताने जा रहा हूँ। बहुत प्रैक्टिकल एकदम। क्या बता सकते हैं अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? लोकतंत्र इन पॉलिटी। ओके। सबसे पहली चीज, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, सर की सबसे अच्छी खास बात नोटिंग। अगर आप 3 घंटे की क्लास सुनते हैं बट 5 लाइनें भी नोट नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली वो आपके किसी काम की रहने वाली नहीं है। आपको अच्छी चीजें एक दिन के लिए याद रहेगी, 2 दिन याद रहेगी, 3 दिन याद रहेगी, चौथे दिन आप भूल जाएंगे। ठीक है, अगले बार आप वापस पढ़ेंगे कि नहीं ये चीज मैंने कहीं तो पढ़ी थी बट कहां पढ़ी थी याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि आपने उसकी नोटिंग नहीं की थी। सो नोटिंग करना पहला काम, कैसे करना दूसरा काम, समराइज करना तीसरा काम। दिक्कत ये हो जाती है कि हम कभी कभी सीधे तीसरे पॉइंट पे जाते हैं कि चलो आज कुछ नोट्स को समराइज करते हैं। बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले लिखे हुए कहां हैं वो तो देखें। सर जो भी टॉपिक करवा रहे हैं, सीधा सा फंडा है, कॉपी में लिखना है। एक बार भले ही राइटिंग बिगड़े, सर स्पीड में पढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कॉपी में रिटन डाउन होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसका सेंटेंस बनाना है हमें। किसी भी सेंटेंस को साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। साइंटिफिक लैंग्वेज यानी कि अप एरो, डाउन एरो, साइड एरो। आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है ना। यूपीएससी कहती है कि कभी भी पूरा सेंटेंस लिखिए। यूपीएससी को मतलब है कंटेंट से आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, डजेंट मैटर, रियली डजेंट मैटर। दूसरा, हिंदी और इंग्लिश का इश्यू कि नहीं हिंदी मीडियम से है तो अब इंग्लिश वर्ड तो यूज ही नहीं कर सकते। इजीली कर सकते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट में कर सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रोमन स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। रोमन स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं।
फिर उसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी टेस्ट सीरीज में कहा था कि नहीं आपने इंग्लिश वर्डों का यूज क्यों किया था, अब हम घबरा गए, अब हम उसका हिंदी पर्यायवाची ढूंढ रहे हैं। पॉलिटी में तो फिर भी ठीक है, ज्योग्राफी में कहां जाएंगे, फंस जाएंगे हम। फिर हम कंसेप्ट याद करेंगे या वर्ड याद करेंगे? सबसे पहला काम है नोटिंग करना, जो सर बोल रहे हैं लिखना। न केवल पॉलिटी में, चाहे आईआर हो, अभिशासन हो, या पूरा जीएस सेकंड हो, इवन जीएस फर्स्ट हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, कुछ भी हो, आपके पास अगर किसी ने बोल दिया कि लोकतंत्र पर आप 4 लाइनें बोलिए, तो आपके पास रेडीमेड मटेरियल होना चाहिए 4 लाइनें हाथों हाथ बोलने के लिए। लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है, कैसे विकास हुआ, भारत में स्थिति क्या है, लोकतंत्र के क्या प्लस है, क्या माइनस है, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, और नेगेटिव्स है तो रेमेडीज क्या है। ये चीजें आपको ऑन द टैप अंगुलियों पर याद होनी चाहिए। लोकतंत्र हो गया। संघवाद, संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद पता है तो राजकोषीय संघवाद किसे कहते हैं? राजकोषीय संघवाद है तो इसके अनुच्छेद कौन से है संविधान में? पढ़ रखा हमने, सब कुछ है, सब पढ़ लिया है, लेकिन पता नहीं है कि लिखना कहां है। क्यों? आज हमने पढ़ा था अनुच्छेद 1, कल पढ़ लिया 5, परसों पढ़ा 100वां, फिर पढ़ा 50वां। ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं, बट कंटिन्यूटी के साथ नहीं पढ़ा। सीक्वेंस क्या कहता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 50, 50 के बाद 100। हमने सीक्वेंस क्या बनाया? 1, 100, 50, 2। लाइनें तो 4 ही है, बट फिर वो याद कभी नहीं रहेगी आपको। रीजन क्या है? एक सीक्वेंस में नहीं है। चीजें सीक्वेंस में कब आएगी? जब आप हाथ से लिखोगे। सर जो लिखवा रहे हैं एक बार तो कम से कम हाथ से लिखना है, कम से कम एक बार तो। फिर जब भी टाइम मिले उसको शॉर्ट फॉर्म में और लिख दीजिए। दूसरा होता है टेस्ट का। टेस्ट लिखने ही होंगे। सभी हिचकिचाते हैं कि टेस्ट क्यों लिखें, बाद में लिखेंगे, अभी तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप एक लिमिटेड समय तक टाल सकते हैं, मैं टालना नहीं कहूंगा, एक होल्ड पे रख सकते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है सभी चीजों का। लेकिन जैसे ही सभी चीजों का नॉलेज आए या आप उस दिशा में अग्रसर हो, आपको टेस्ट लिखने पड़ेंगे। नंबर कम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के कम आते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो पहली बार यूपीएससी में उतरता है और टॉप कर जाता है, सभी के पीछे मेहनत होती है। तीसरा जो डायग्राम है, यह है ऊर्ध्वाधर लाइन। कभी सर ने कहा था कि यूपीएससी डिमांड करती है कि आपको यहां तक पहुंचना है। ये सभी स्टेप्स है। जब आप स्टेप्स पर आगे की ओर बढ़ते जाओगे, यूपीएससी अपने आप आपको खींच लेगी। सोचने का एंगल क्या रहता है कि नहीं, यूपीएससी हमें नहीं ले रही है, एंगल वो नहीं है। आप अपना लेवल इतना बनाइए कि यूपीएससी आपको ले ले। तो इसका मतलब यह रहा कि जिन भी कैंडिडेट को यूपीएससी लेती है, तो क्या वो सब टॉप पे होते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई भी टॉप तक नहीं पहुंच पाता है। यूपीएससी देखती है कि कौन इस रास्ते पर अग्रसर है। जिसको ये रास्ता पता है, यूपीएससी सीएससी उसको ले लेगी। टॉप तक कोई नहीं पहुंच पाया है, केवल आपको रास्ता पता होना चाहिए। रास्ता मतलब आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चीजों को लिंक कर रहे हैं, यूपीएससी अपने आप कह देगी आप आ जाइए। टॉप तक जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई पहुंच पाया है। चौथा होता है लिंकेज। जैसा कि सर कहते हैं हर चीजों को लिंक कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में लगता है अरे नहीं, चीजें कैसे लिंक होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां तो कभी आईआर चल रहा है, कभी पॉलिटी आ गई, पॉलिटी में कभी अभिशासन आ गया, कभी गवर्नेंस चल रहा है, कभी अनुच्छेद आ गए बीच में। लिंक होती है चीजें कैसे? ज्यादा कुछ नहीं, आपको केवल टॉपिक्स याद रखने हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी 4 टॉपिक्स आप बता सकते हैं, रैंडम टॉपिक्स, कोई भी 4 जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। संविधान और कुछ भी जो पॉलिटी से रिलेटेड हो या इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कहीं से भी। ठीक है, पर्यावरण, समानता, संविधान और शासन, इन 4 टॉपिक को लेते हैं। क्या देश में शासन मजबूत होगा तो हमारे देश के संविधान को मजबूती मिलेगी या नहीं मिलेगी? कैन वी लिंक?
वहाँ पे पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलेगी, शासन भी सुधरेगा, जिससे समानता भी एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। शासन से आप अभिशासन की तरफ जा सकते हैं। अभिशासन से आप एक निश्चित तय व्यवस्था की तरफ जा सकते हैं। अभिशासन का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। जब ये सभी तत्व होंगे तो क्या इससे संविधान को मजबूती नहीं मिलेगी? जब हमारा संविधान मजबूत होगा तो क्या हमारे देश के शासन और अभिशासन को मजबूती नहीं मिलेगी? क्या वो सशक्त नहीं होगा? संविधान मजबूत होगा, संविधान के आर्टिकल्स जो जितने आप याद कर सके, अनुच्छेद 5, 6, चुनाव व्यवस्था, संविधान का ही पार्ट है चुनाव व्यवस्था। चुनाव व्यवस्था मजबूत होगी, इलेक्शन कमीशन सही तरीके से काम करेगा, देश का अभिशासन मजबूत होगा या नहीं होगा। संविधान और पर्यावरण, आर्टिकल 21, डीपीएसपी, संविधान मजबूत होगा, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कम होगी, पर्यावरण आंदोलन होंगे, संविधान आधुनिक रूप ग्रहण करता जाएगा, संविधान में निरंतर संशोधन होंगे। आर्टिकल 21 कैसे मजबूत हुआ? जब पर्यावरण आंदोलन मजबूत हुए, उन्होंने कहा कि हमें एक स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार है, इसका मतलब वो हमारा एफआर है। एफआर किसमें आते हैं? संविधान में। तो पर्यावरण और संविधान लिंक हुए कि नहीं हुए? पर्यावरण और समानता, सभी को स्वच्छ जल वायु का अधिकार होना चाहिए, सभी को होना चाहिए, मतलब समानता है। जब सभी समान होंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो क्या पर्यावरण सशक्त नहीं होगा? क्या जैव विविधता मजबूत नहीं होगी? पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं होगा? हरित गृह प्रभाव कम नहीं होगा? समानता और पर्यावरण लिंक्ड है। समानता और शासन, संविधान और समानता सीधे सीधे आर्टिकल है। पर्यावरण और शासन, अच्छा शासन होगा, अच्छा पर्यावरण बनेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, सही तरीके से जो कानून और रूल्स बने हुए हैं वो लागू होंगे। अच्छा पर्यावरण होगा, लोग सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। एफआरए है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। एफआरए अगर सही तरीके से लागू होगा, लोगों के शासन में भागीदारी बढ़ेगी, तो क्या पर्यावरण और शासन लिंक नहीं है? तो इन चारों को अगर हम अलग अलग देखते हैं तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर हमसे यूपीएससी ने समानता पर प्रश्न पूछा होता और अगर हमने उसे पर्यावरण से, संविधान से और शासन से लिंक किया होता, कुछ नहीं चाहिए यूपीएससी को। और इनको जोड़ने के लिए हमें कहीं याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं कहा था कि आपको जो याद है पॉइंट वो बोलिए, जो रैंडम पॉइंट आपके दिमाग में आते हैं, प्योरली रैंडम। आपने कहीं नहीं पढ़ा था, इंटरनेशनल रिलेशंस जोड़ दीजिए संविधान से, संविधान और समानता से जोड़ दीजिए, वैश्वीकरण, जस्ट टॉपिक। टॉपिक आप इजीली कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं। और टॉपिक ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका, भारत सरकार की जितनी भी केंद्रीय मंत्रालय हैं, भारत सरकार के जितने भी केंद्रीय मंत्रालय हैं, वो सब आपके टॉपिक है फॉर एन इजी एक्सेस। पर्यावरण मंत्रालय, व्हाट विल बी योर टॉपिक? पर्यावरण। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा एवं खेल मामले मंत्रालय, रेल मंत्रालय, मोर एंड मोर, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु विभाग। आपको कहीं टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, सभी टॉपिक्स वहां अवेलेबल है। आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट पर कुछ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए जो आप लिख सके। सडन आपको कोई पूछे कि इस पर 5 लाइनें बोली, तो आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए लिखने के लिए। अगेन, जो बड़े 4 टॉपिक लिखे हुए हैं, क्या वो आपस में इंटरलिंक नहीं है? अगर आप नोटिंग करेंगे, आपका टेस्ट अच्छा जाएगा। अगर आपका टेस्ट अच्छा जाएगा, आपको अपनी कमियां पता चलती रहेगी, खराब जाता रहेगा, तो नोटिंग अच्छी तरीके से होगी। जब नोटिंग अच्छी होगी, आप अपने स्लोप की तरफ बढ़ते जाएंगे। जब चीजों को लिंक करेंगे, आपका टेस्ट अच्छा होता जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे आप लिंक नहीं कर सकते। कोशिश क्या करनी है, दिमाग को खुला रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं, वो उस चीज तक ही प्रतिबंधित है। तीसरा, माइन्यूट डिटेल्स, संविधान के बारे में छोटी सी छोटी जानकारी,
छोटी से छोटी जानकारी आपको स्वयं को ग्रहण करनी होगी। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं किसी भी जानकारी को तो छोड़ सकते हैं एट योर ओन रिस्क। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इसे पढ़ना चाहिए या छोड़ना चाहिए। अब इसमें कोई आंसर नहीं दे सकता कि पढ़ना या छोड़ना है, वो आपकी रिस्क पर है। कोशिश करें कि जो भी बेसिक्स है वो तो कम से कम क्लियर हो। उसके अलावा आपको जितना समय है, जितना आपका नॉलेज है, जितना आप डीप उसमें उतरना चाहते हैं उतना उतरिए। बाकी के लिए प्रकाश जी। हेलो, आ रही आवाज? गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी हिंदी मीडियम से ही है, सारे हिंदी माध्यम के। तो पहले तो मैं तुम्हें पूछ लेता हूँ, तुम्हारे मन में हिंदी माध्यम को लेके या इस यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी टाइप की शंका मन में इस एग्ज़ाम को लेकर के और स्पेशली हिंदी माध्यम को लेके, तो आप एक एक बताते जाओ। रिवाइज करने का, हाँ। देखो सबसे पहले सुनील जी ने क्या टॉपिक बोला था सबसे पहले ही, नोटिंग। आप कोई भी किताब पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ते हो, कोई भी नोट्स पढ़ते हो, लेकिन आप आपके खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स बना लो, ठीक है ना। ये खुद के बनाए हुए नोट्स ही काम आते हैं। मेरे पास जो नोट्स है मैं पढ़ के नंबर ला सकता हूँ, आप पढ़ के नहीं लाओगे। आपको मेरे नोट्स देख के आप बनाओ खुद के, आप खुद के नोट्स बना दीजिए। बाकी आप कोचिंग ले रहे हो तो सर के नोट्स भी होंगे आपके पास। और ऐसे जब आपने बोला कि स्पेक्ट्रम, तो अब स्पेक्ट्रम एज रिवाइज कैसे होगी? उसको अगर लाइन टू लाइन पढ़े तो 5 दिन लगते हैं, जिसको कि रफली एकदम। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके लिए काम की चीज़ क्या लगी आपको, तो वो आपको नोट बना लेने चाहिए। अब आप इतनी तैयारी करते हो तो आपको इतना तो पता लग जाता है ना। आप यूपीएससी के पुराने पेपर देखते हो कि यूपीएससी किस टाइप के मेंस में और प्रीलिम में क्वेश्चन पूछती है, तो आपकी क्या डिमांड है यूपीएससी की, इतना तो आप समझते ही हो ना। तो वो अपनी नोट्स बना दो हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। और नोट्स बनाओगे तो नोट्स के फायदे क्या है कि एक तो तुम्हें मेंस में लिखना भी तो है खुद की राइटिंग में, तो जब तुम्हारे खुद के हाथ से कोई भी चीज़ एक बार लिखी हुई होगी तो मेंस में भी तुम्हारे काम आएगी, और अगर तुम दोबारा पढ़ोगे तो वो इजीली रिवाइज हो जाएगी। तो नोट्स तो तुम्हें बनाना ही है ऐसे ही, क्योंकि मेंस के बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे। आपको जब यूपीएससी का सिलेबस आपने देखा होगा, आईआर है, गवर्नेंस है, सोशल इश्यूज है, एथिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है। अब जिनकी कोई अलग से ऐसे कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं होती है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक है, वो साथ में कोचिंग के साथ पढ़ा दिए तो ठीक है। कई बार क्या सारे टॉपिक पढ़ाना संभव नहीं होता है, तो आप नोट्स बना लो छोटे से, एक पेज पे, एक टॉपिक का 1-2 पेज पे नोट्स बनते हैं, कोई ज़्यादा नहीं, और उसी को बार बार रिवाइज करो। यूपीएससी भी कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं पूछती है, एक सिंपल सा गरीबी है। अब गरीबी के क्या कारण है, इंडिया में क्या कारण है गरीबी के? गरीबी को दूर करने के लिए अब तक क्या क्या सरकार ने क्या किया, क्या करना चाहिए? कोई कमेटी उससे अगर रिलेटेड है तो उसकी क्या क्या उसने क्या सिफारिशें की, या कितनी पॉवर्टी है, बस यही तो क्वेश्चन है। तो ऐसा ये आपको एक पेज पे बना लो, इतना एक डायग्राम की, इस चीज़ों को नोट कर लो कि हाँ ये चीज़ें है, तो रिवाइज हो जाएगा आराम से। और देखो यूपीएससी का प्रीलिम वैसे तो टोटली अनप्रिडिक्टेबल, पता नहीं पड़ता कि यूपीएससी अगले साल क्या पूछने वाली है। फिर भी देखो स्टैंडर्ड बुक्स हिस्ट्री, देखो प्रीलिम के नोट्स मेंस के तो बन जाते हैं इजीली, प्रीलिम के क्या बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मुश्किल होता है कि एक तो फैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आप किस किस के नोट्स बनाओगे? तो एक बार मोटी मोटी बातें तो याद रखो, मेंस वाले नोट्स के साथ ऐसी कोई हो तो नोट कर लो। बाकी ये स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो उसके लिए, जैसे हर एक हिस्ट्री, जैसे जो हिस्ट्री की जो भी आप पढ़ते हो स्टैंडर्ड बुक्स लो,
और एनसीईआरटी, मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी थी, एंसेंट मिडाइवल की एनसीईआरटी और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। पॉलिटी के लिए सर के आप क्लास ले ही रहे हो, या लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं हर कोई, तो अब उसको अच्छे से पढ़ लो लक्ष्मीकांत। पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन को समझना होता है, सिली मिस्टेक होती है। अब वो सिली मिस्टेक तुम नहीं करो, कट ऑफ भी कितनी जाती है, 90 मार्क्स 91 रही है जनरल की कट ऑफ। तो अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे और थोड़ा सा कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और साइंस के क्वेश्चन थोड़े अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसा नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर उस बुक से आते हैं या ऐसा कुछ है नहीं। करंट अफेयर मजबूत रखो, करंट अफेयर जो भी बुकलेट आप पढ़ते हो। हम क्या पढ़ते थे, मैं विजन आईएएस की हिंदी माध्यम की वो मंथली निकलती है, मैं वो देखता था। एक्चुअली मैं हिंदी माध्यम के लिए वो ठीक थी, दूसरा कोई मार्केट में सोर्स अवेलेबल भी नहीं था। हाँ, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे। न्यूज़पेपर इसीलिए नहीं पढ़ते थे कि करंट अफेयर में वो लोग मेहनत करके इतना बना रहे थे, तो क्यों टाइम खराब करे। फिर भी यूट्यूब पे खूब सारे चैनल है, जब आप देखोगे तो रोज़ का रोज़ द हिंदू, कोई भी आपको जो सूट करता है आप देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं। और नहीं भी पढ़ोगे और करंट अफेयर अगर आप ईमानदारी से हर महीने का देख रहे हो तो हो जाएगा। मेंस के लिए, मेंस के लिए आंसर राइटिंग, मेंस के लिए आंसर राइटिंग के देखो, एक तो यूपीएससी के पुराने पेपर, ऐसे के है, जीएस के, और आपका ऑप्शनल है उसके सारे पेपर है। दूसरा कोई कोचिंग आप जो भी आप जहाँ पढ़ रहे हो या कोई भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, दो चीज़ें हैं। तो यूपीएससी के पुराने पेपर वो तो आप एक बार सॉल्व कर लो, ज़्यादा नहीं कर पाओ, ऐसे एक साथ नहीं भी कर पाओ तो एटलीस्ट रोज के 2-4 क्वेश्चन तो देख ही लो। या आप जब पढ़ते हो कि आप अभी बता रहे कि आप डेमोक्रेसी, आपका लोकतंत्र टॉपिक चल रहा है, तो आप सेकंड पेपर देखो, उसमें देखो कि यार डेमोक्रेसी या लोकतंत्र से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे अब तक। तो वो अब रोज एक दो क्वेश्चन देखोगे तुम्हारे टॉपिक से, तो तुम्हारे वो पता लगेगा कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है और क्या डिमांड रहती है उनकी। तो तुम्हें, और आंसर प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अभी तुम एक बार पढ़ लो, जैसे एकदम ऐसे नहीं फर्स्ट डे से ही तुम आंसर राइटिंग करो, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। एक बार जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, एक बार आपने रीडिंग लगा ली है, एक अब जानने लग गए हो आप कि हाँ ये टॉपिक है, तो आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर दो। लर्निंग के प्रोसेस में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमने पहले और पीछे जो पढ़ा था उसको हम भूलते जा रहे हैं। क्या ये आप लोगों के साथ होता था? बिल्कुल होता था, भूलना तो इंसान की टेंडेंसी है, नहीं हर चीजें याद रखेंगे ना प्रॉब्लम हो जाएगी। भूलते, बिल्कुल भूलते हैं। एक टाइम जैसे कोई भी चीज आज पढ़ी, इवन 2-3 दिन बाद पूछेंगे तो वो तो भूलने लगेंगे अपन। लेकिन यही है कि इस चीज का रिवीजन सबसे बेस्ट, आप रिवाइज करो। और किताब रिवाइज नहीं कर सकते, आपके हाथ की चीज लिखी हुई होगी तो आप उसको पढ़ सकते हो। आपके कोई भी एक सेलेब टॉपिक है उसके, तो आपके रजिस्टर एक बनेगा, एक रजिस्टर को आप 2 दिन में पढ़ सकते हो, बट वो किताब आप 2 दिन में नहीं पढ़ सकते। और हो सकता है रजिस्टर तो आप 3-4 बार पढ़ लिया तो आधे दिन में भी रिवाइज कर लोगे। देखो हिंदी अपने लिए रिवीजन कर, लिखना उस चीज को, आपके पास एक कोई भी टॉपिक हो अपने यूपीएससी के सिलेबस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, इनके जो भी टॉपिक हो, तुम्हारे पास एक अपने खुद की नोट्स बना लिया करो साथ में। जो भी अगर कोचिंग में पढ़ा रहे, लिखवा रहे तो इनफ है वो, और जरूरत नहीं है। और आपने ऐसे कोई सब्जेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट या इंटरनल सिक्योरिटी, सपोज वहाँ आपको कहीं किसी ने नहीं पढ़ाया, तो खुद के नोट्स बना लो, सबसे बेस्ट। अब ये नक्सलवाद है, ये क्या है, आतंकवाद क्या है, 2-2 पेज के नोट्स बनते हैं और मुश्किल से 20-25 पेज होते हैं, तो उसको तो आप रिवाइज कर लोगे, मेरे ख्याल से अधिक बार रिवाइज कर लोगे। लेकिन अब तुम इंटरनल सिक्योरिटी की कि मैं तो वो बुक पढ़ूंगा बड़ी वाली और उसी को बार बार पढ़ूंगा, तो वो फिर कभी नहीं होगा। पढ़ो एक बार, लेकिन एक बार नोट्स बना लो जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर कोचिंग में है अवेलेबल, तुमने लिख लिया क्लास में, तो फिर जरूरत नहीं है। टेस्ट पेपर प्रीलिम के लिए, तो प्रीलिम के लिए देखो पुराने पेपर तो तुम्हें करने ही है, पिछले यूपीएससी के 10 साल के पेपर तो करने ही है। उनके क्वेश्चन को देखो, 2 बार सॉल्व करो यूपीएससी के पेपर। और आप ऐसा नहीं कि प्रीलिम के टाइम आप रेगुलर पूरा 2 घंटे का टाइम लेके सॉल्व कर सकते हो, उससे पहले आप उस क्वेश्चन को 2-4 क्वेश्चन देखते रहो कि भाई किस टाइप का यूपीएससी पूछती है, तो वो आप कर सकते हो। सेम मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, और पहले कोशिश करो कि प्रैक्टिस ओरिजिनल यूपीएससी के पेपर है प्रीलिम मेंस के, उन्हीं से करो। सी सेट के लिए, अब सी सेट के लिए एक बेसिक मैथमेटिक्स पूछते थे वो। देखो कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो अब तुम अलग से पढ़ोगे नहीं, ऐसा कोई क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है। पुराने पेपर में कॉम्प्रिहेंशन के कैसे क्वेश्चन पूछे,
बस आप उसको समझने की कोशिश करो। अब कई बार वो जो यूपीएससी के जो क्वेश्चन आते हैं कंप्रेंशन देती है और उसके कौन कौन सी एजम्पशन धारणाएं, वो धारणाएं तो क्या है कि थोड़ा सा यार मुश्किल होता है क्वेश्चन वो अटेंड करना, और उसमें भी जब वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तब तो हो जाता है सेलेक्ट, और कई बार क्या होता है कि 2-3 धारणाएं सही होती है, 1-2 गलत होती है, वो 2-3 1-2, तो उसमें तो आप थोड़ा सा कंप्रेंशन पढ़ोगे, टाइम भी कम होता है। मैं मानता हूँ कि सी साइड के पेपर में टाइम भी नहीं मिलता, या आपको बहुत फास्टली पढ़ना होता है। तो वो क्या पूछा है, निष्कर्ष पूछा है ना, निष्कर्ष तो एक ही होगा उसका, मोटा मोटा वो एक ही ऑप्शन मिलता है, निष्कर्ष तो निकल जाता है। एजम्पशन अब उसने जो पढ़ा है ना उससे क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा कि हाँ जो पूछा है वो पॉसिबल है इससे, तो टिक कर लो कि हाँ ये होगा ये नहीं होगा। और ये प्रैक्टिस से आएगी चीज़ें, या पुराने पेपर से प्रैक्टिस करो, उसके लिए प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और बाकी रीजनिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा करोगे तो क्वालिफाई तो कर जाओगे। मतलब हालांकि लाइट हल्का भी नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये करोगे ना, मेरे तो हम खुद के नोट्स थे इसके भी सी सेट के, खुद के नोट्स बना रखे थे। बुक्स यार हमने रियली सी सेट के खुद के नोट्स थे मेरे पास, और खुद के बनाए हुए नोट्स थे, तो हम वही पढ़ते थे सी सेट के लिए अलग से। इसके लिए मैग्नो हिल की एक बुक आती है, मैग्नो हिल, वो ले सकते हैं आप, थोड़ी बड़ी है। तो फिर आपको या फिर मेरे जो नोट्स थे मैंने पीडीएफ बना रखी है सी सेट की, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं तुम्हें भेज दूंगा तुम्हारी भलाई के लिए, ठीक है। तो मेरे को टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है ना, किसी एक के नंबर दे देना, तो आपस में शेयर कर लेना। अगर तुम्हें पसंद आए तो देख लेना, वो पीडीएफ है, वो तुम्हें प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं, वो मोबाइल में ही देख लेना। 150 पेज की है, वो मेरे खुद के नोट्स ही है, वो सारे ही है सी सेट से रिलेटेड, एक भी चीज़ बाहर नहीं है। क्या हुआ? कोई भी एक नंबर देना मुझे, मैं सेंड कर दूंगा उस पर, ठीक है ना। तो उस और बोलो। टाइम मैनेजमेंट किस चीज़ का, पढ़ाई का या क्वेश्चन एग्जाम पेपर का? देखो यार पढ़ाई का तो देखो ऐसे है कि अपन को दिन के 24 घंटे है ना, इस 24 घंटे में अपन अगर 6 से 7 घंटे निकाल देते हैं खुद की पढ़ाई के लिए, तो वो मोर देन इनफ है। जरूरत है कि वो हमेशा निकालो, आप 5 घंटे भी निकाल दोगे। आप अगर कोचिंग ले रहे हो तो आपको अगर 4 या 5 घंटे रोज के निकल जाते हैं, रोज का मतलब है कि रोज निकलने चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो फिर 2 दिन पढ़ नहीं रहे हो, वैसा कभी मत करना। रोज के दूसरी बात रही बात सब्जेक्ट की, तो देखो तुम्हारे सामने यूपीएससी का तुम सिलेबस तो लेके बैठते होंगे ना, और जो सिलेबस ओरिजिनल यूपीएससी का सिलेबस वो लेके बैठो। मोटे मोटे सब्जेक्ट तो अपन इतना जानते हैं कि हिस्ट्री होती, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, एनवायरमेंट प्रीलिम के लिए। मेंस के लिए कुछ टॉपिक एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इशूज ये ऐड हो जाते हैं, तो उनको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। हिस्ट्री के लिए, अब हिस्ट्री में आप तुम्हें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, ये 4 टॉपिक है। अब एंशिएंट मिडाइवल के लिए तो हम एनसीईआरटी पढ़ते थे, आप क्या पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो उस बुक्स को आप एक टारगेट बना लो कि यार मेरे को इतने दिन में ये टॉपिक है मेरे हिस्ट्री में ऐसे आते हैं और मुझे पूरी करनी है, वो एक बार आप पूरी करके रख दो, और हो सके तो खुद के नोट्स बना लो, बस ये तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम एंशिएंट क्या एनसीईआरटी भी देख ली, फिर 2-4 किताबें और ढूंढ ली, वहां से देख रहे हो, फिर मार्केट में कोई और बढ़िया देखी, इतना करने की जरूरत नहीं है। एक पढ़ो, अगर तुम्हें एनसीईआरटी पसंद आए तो एनसीईआरटी, कोई प्राइवेट कोई भी बुक पसंद आए तो बुक पढ़ लो, एक चीज पढ़ो, काम हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ो तो ही होगा, या वो बुक्स अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोशिश करो एनसीईआरटी, अगर एंशिएंट मिडाइवल की पढ़ लो तो खूब है, उससे बाहर नहीं जाता है, और बाहर जाएगा तो वो किसी भी एनसीईआरटी बुक से भी नहीं होगा क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत तो आप अटेंड कर ही लोगे, इतना तो एनसीईआरटी सिखा देगी आपको पढ़ोगे तो। सेम यही बात है पॉलिटी की हो, पॉलिटी की अगर सर के यहाँ पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी के लिए तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत है नहीं। देखो इकोनॉमिक्स में जो भी बेस्ट लगे आप पढ़ सकते हो। मैंने मृणाल इकोनॉमी पढ़ी, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी। बुक्स एटलस साथ में पढ़ते थे, हालांकि बुक्स लाए थे हम भी, बुक्स लाए थे 3-4 बुक्स। मैं आपको एक और बता दूं कि आज आपके है ना डाउट मैं पूरे क्लियर कर दूंगा, कोई भी ऐसी, क्योंकि मैं आपकी जगह बैठा था किसी टाइम, और हमने भी ऐसी बात नहीं, मैंने आर्ट एंड कल्चर की 4-5 बुक्स पढ़ी होगी, फिर अल्टीमेटली समझ आई आखिर कि
एक ही किताब पढ़ ली थी और उससे ही काम हो जाता। ज्योग्राफी में भी किसी ने कह दिया कि वो बंडवाल खरीदो तो वो लेके आए, फिर किसी ने कहा नहीं पेरियार बढ़िया है यार, कि पेरियार, तो पेरियार खरीद के ला दी। किसी ने कहा सविंदर सिंह ठीक है उसमें सारा है, तो वो तो खैर सविंदर सिंह तो इसीलिए नहीं खरीदी कि वो किताब ही बड़ी थी तो मैंने कही तो पढ़ी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं, बेसिकली आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो आपको और कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। और अगर कोई बुक्स पढ़ते हो तो फिर एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन अगर बुक्स पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी एक बार रीडिंग लगा दी तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बुक्स पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। विजन आईएएस का, हाँ हाँ, देखो यूँ है कि विजन, मैंने क्या कहा कि करंट अफेयर का मंथली अगर आप विजन आईएएस की पढ़ लो तो 365 पढ़ने की जरूरत नहीं थी। एक कोई भी करंट अफेयर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विजन आईएएस ही, कोई भी आपको बढ़िया सूट करती है। अब तो हिंदी मीडियम में दूसरे भी खूब जने निकालने लग गए। अगर आप मंथली पढ़ रहे हो तो 365 पढ़ने की जरूरत नहीं है। 365 विजन आई, वो 365 वही है, उसका मंथली जो अलग अलग सब्जेक्ट का आता है वो 365 में वो एक सब्जेक्ट वाइज निकाल देता है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का अलग निकाल दिया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट का अलग निकाल दिया, वही तो होता है, अलग से थोड़ी डालते वो वाले। आप मंथली पढ़ रहे हो तो पीटी 365 हो या मेंस 365, उसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं अगर आप करंट अफेयर मंथली वाला पढ़ रहे हो तो। क्या हुआ? हर दूसरे दिन? अच्छा, सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे? क्यों नहीं लगता है ऐसा, क्यों लगता है? हाँ, देखो ये चीजें तो देखो सुधार से आएगी यार। हम भी पहली बार आए थे तो तुम्हारी तरह ही बैठे थे, हमें भी कोई इतना पता नहीं था, कि कोई पूछ लेता था तो लिखा नहीं जाता था। लेकिन जब चीजें तुम पढ़ोगे, अभी सुनील जी ने बताया था कि चीजें कैसे कनेक्ट होती है, ठीक है ना। जब तुम्हें पता कनेक्ट करने लगोगे ना, अब तुम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, डीपीएसपी भी पढ़ रहे हो तो डीपीएसपी में कितनी बात है, एनवायरनमेंट भी लिंक हो जाता है, वहां पे कितने सारे टॉपिक लिंक होते हैं। कोई भी या फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक लिंक हो जाते हैं। तो आप जब सारी चीजें पढ़ लोगे, जब तुम पॉवर्टी पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 भी है पॉवर्टी का, ठीक है ना। तो पॉवर्टी हटाने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, हमारे डीपीएसपी में प्रावधान है। ऐसे सभी के साथ समता स्थापित करनी है, फंडामेंटल राइट। तो एक टॉपिक कैसे कनेक्ट होगा, ये सब तुम चीजें पढ़ोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। फिर समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी तुम्हें लगेगा, लेकिन जब सारी चीजें एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं आएगी। पढ़ना ईमानदारी से और बार बार रिवाइज करना। और हिंदी माध्यम को लेके ये डरने की जरूरत नहीं कि हिंदी मीडियम से सेलेक्ट नहीं होते। देखो जो ईमानदारी से तैयारी करता है, रियली कह रहा हूं मैं, जो ईमानदारी से तैयारी करता है वो सेलेक्ट होता है, या हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। रही बात कुछ कमजोरियां हो सकती है, देखो यूपीएससी तो ऐसा कोई भेदभाव करती नहीं है, वहां पे बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता है। तो रही बात अब कैंडिडेट अपने लेवल पे देखे ना, तो इंग्लिश मीडियम के बराबर ही हम समर्थ है। कोई ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा होशियार होते हैं या हम कमजोर होते हैं, वो भी नहीं है। कमीशन बिल्कुल ही बायस नहीं है, वो भेदभाव नहीं करता है। तो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट कम होने की एक तो वजह है कि कैंडिडेट अपन कम है अभी। आने आप देखोगे ना 1990 के बाद या 2000 के जिसका बर्थ है, हिंदी मीडियम में बहुत कम कैंडिडेट है, ठीक है ना। तो अधिकतर का इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट ही ज्यादा है, अपना कैंडिडेट ही कम है, पहली बात। दूसरी बात है कुछ पेपर में टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, सीसेट का है तो जरूर उसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि माध्यम को दोष दे। आपको 33% ही तो मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए माध्यम को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं रहेगा। अब रही बात जीएस की, और लिखने का मुझे नहीं लगता है कि हम लिखते थे, लिखने में कभी ऐसा, क्योंकि जब टॉपर्स के साथ हमारे मार्क्स भी हम कंपेयर करते हैं ना, वो इतना फील नहीं होता है कि हिंदी मीडियम के कम आते हैं या इंग्लिश मीडियम वालों के ज्यादा आते हैं। इवन हिंदी मीडियम वालों के मैं रियली कह रहा हूँ बेनिफिट्स है, ऐसे में जो मार्क्स हिंदी मीडियम वालों के आते हैं ना, इतने इंग्लिश मीडियम वालों के भी नहीं आते। अगर आप ऑप्शनल बढ़िया ले लेते हो हिंदी मीडियम को, जो भी आप शूट करते हो, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था जो शायद हिंदी मीडियम में कोई लेता नहीं है, उसके बावजूद मैंने हिंदी मीडियम में था मेरा एंथ्रोपोलॉजी। इस बार मेरे 273 मार्क्स है और उससे पहले 300 मार्क्स थे। तो आप अगर ईमानदारी से तैयारी करोगे तो किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स आ जाएंगे। जरूरत है खुद के प्रति ईमानदार रह के
जो चीज़ आपने लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पे चलो बस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बात की बात, वो जब आप मेंस आपका क्वालिफाई हो जाएगा ना, तो आपका इतना नॉलेज हो जाएगा कि इंटरव्यू कब दोगे आप, जब इंटरव्यू मेंस क्वालिफाई होगा, तो मेंस क्वालिफाई होने तक इतना नॉलेज हो जाएगा आपको कि ये आप कि कौन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के बारे में क्या है, क्या पढ़ना, क्या पूछेंगे, वो आपको सब नॉलेज हो जाएगा। दूसरा एक वहाँ कैसे बोलना है, कैसे ये चीज़ें आपको पर्सनालिटी टेस्ट मॉक इंटरव्यू में वैसे ही बता देंगे, तो अभी उसको तो भूल जाओ। इंटरव्यू की तो सोचो ही मत, कुछ भी नहीं सोचना, मेंस पे, प्रीलिम और मेंस पे फोकस करो बस। किसके लिए? ऐसे में देखो, ऐसे मैं कैसे लिखता था, या जनरली हम लिखते हैं, कोई भी टॉपिक आता है उस टॉपिक को आराम से 2 ऐसे लिखने होते तो आपको 1.5 घंटा मिलता है एक ऐसे पे। तो जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक को एग्जैक्टली समझ लो कि वो क्या कहना चाह रहा है, टॉपिक एग्जैक्टली क्या कह रहा है, वो टॉपिक समझ लो, उस 10-15 मिनट आप ब्लू प्रिंट बना दो उसका। तो जैसे इस बार का यूपीएस मैंने जो पेपर ऐसे लिखा था, वो एक था कि वो माइंडफुल मैनिफेस्टो व्यक्ति के शांतचित्त रहने का उत्प्रेरक है, ऐसा कुछ था। तो उस टॉपिक को समझो, या ये तो थोड़ा टफ हो गया। सेकंड पोर्शन में था कि सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि व्यर्थ है, एवं आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा कुछ था। तो अब उसमें वो क्या कहना चाह रहा है, सामाजिक आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय, ये 2 चीजें ले रहा है कि भाई सामाजिक न्याय अगर नहीं हो रहा है तो वैसी आर्थिक समृद्धि कोई काम की नहीं अपने। अगला ही उसका पोर्शन था कि बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। जब हम ग्रो नहीं होगी हमारी, हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगे, तो कैसे जस्टिस कर पाएंगे। तो इन चीजों को समझना है। आप ब्लू प्रिंट बना दो कि मुझे क्या क्या पॉइंट लिखने उसमें, ब्लू प्रिंट बना के फिर उसको एलाबोरेट कर लो, बस हो जाएगा। और ये चीजें आएगी, देखो मेरे कहने से नहीं आएगी, ये प्रैक्टिस से आएगी। आप एक पहला ऐसे लिखोगे, खूब गलतियां करोगे, दूसरा लिखोगे, तीसरा लिखोगे। जब आप ऐसे करके 10-12 ऐसे लिख लोगे ना, तो आपकी गलतियां भी कम हो जाएगी और आपको पता पड़ जाएगा कि लिखना कैसे है। वो तो हो जाता है क्वालिफाई बहुत। देखो उसमें कंपलसरी का पेपर आपने कभी देखा है क्या? 100 मार्क्स का तो ऐसे आता है। अब 100 मार्क्स का आप ऐसे थोड़ा सा भी लिख के आओगे ना, ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। 75 मार्क्स का कंप्रीहेंशन आता है और 60 मार्क्स की प्रेसी, वो संक्षिप्तीकरण बोलते हैं जिसको। तो अब यही तो हो गया। 50 मार्क्स की इसकी आती है, हाँ, ग्रामर। और ग्रामर आप छोड़ भी दो, मैं तो कह रहा हूँ ये 3 टॉपिक आपको पास करा देंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। और ग्रामर में इतनी तो आप देखोगे ना, आर्टिकल 2 होंगे आपके सामने, कुछ उठाना, एक आधा भी लोगे तो 50-50 भी पड़ेगा, तो 10-12 मार्क्स वैसे ही आ जाएंगे उसमें। तो इंग्लिश तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इंग्लिश की बिल्कुल तैयारी नहीं करो। आपको एटलीस्ट 1-2 पेपर देख के सॉल्व कर लेने चाहिए अपने लेवल पे कि हाँ मैं लिख लूंगा क्या, ठीक है ना। क्योंकि लैंग्वेज की वजह से भी 5% स्टूडेंट हर बार रह जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो, वैसे तो मैंने बताया ना, ये चीजें सारी की सारी प्रैक्टिस से आएंगी। अभी मैं तुम्हें कहूंगा ना, तो अब कोई भी क्वेश्चन हो, अब तुम उसका निष्कर्ष जब प्रैक्टिस में ये चीजें तुम्हारे आएगी, कहते हैं कोई भी क्वेश्चन होता है तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, बॉडी पार्ट तो खैर अपन सब जने लिख लेते हैं। देखो आपको इंट्रो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्वेश्चन लिखो। इंट्रो में जो टॉपिक पूछा है उसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपको डाटा याद है, पॉवर्टी का क्वेश्चन है तो आपको पॉवर्टी के डाटा याद है कि इंडिया में कितनी थी पॉवर्टी, तो वो डाटा लिख लिया आपने। फिर जो क्वेश्चन पूछा वो उसका आपने पूरा दे दिया। अल्टीमेटली निष्कर्ष, यहाँ भाई हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 अगर उसको पूरा करना है तो भारत से पॉवर्टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऐसे करके कोई भी आप लिख सकते हो। या कोई भी कृषि का भी आता है तो यहाँ के किसानों की आय 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष तो आप कुछ भी जब आप पढ़ोगे तो अपने आप निष्कर्ष आ जाएगा। समझ रहे हो? कोई भी टॉपिक हो, कैसा भी हो, इसका निष्कर्ष अभी मैं बताऊंगा तो भी, अब ऐसे 1-2 क्वेश्चन के मैं ऐसे बता भी दूंगा तो आपके काम का नहीं है। ये चीजें आपके पढ़ने से आएगी। और जब आप सारी चीजें जानोगे, मोटी मोटी कोई भी टॉपिक है, बड़ा बड़ा कोई भी टॉपिक हो, उसके बारे में गवर्नमेंट के मोटे ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट क्या है, या उससे रिलेटेड कोई ऐसी रिपोर्ट या ऐसी चीज क्या है, वो आप याद रखो। अब जैसे सिंगल वाटर,
अब इंडिया में जल संसाधन के कितना परसेंटेज है, रिसोर्सेज, ठीक है ना, 17% पॉपुलेशन है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज का 4% ही है। एक ऐसा डाटा आपने मोटा मोटा याद कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही डाटा याद करो, आपको जो बढ़िया लगता है वो डाटा याद रखो, और उससे जल को लेकर के और ऐसी कोई कौन सा कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट का कोई टारगेट है तो वो तुम निष्कर्ष में डाल सकते हो कि उसको पूरा करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अब भारत इस चीज़ का ये है, भारत कोई भी चीज़ हो, कहीं का भी क्वेश्चन आता है तो अपन नहीं बोलते कि भारत यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का मेंबर सिग्नेटरी नहीं है तो अपन के उसको हाँ ऐसा नहीं भी कर रहा है तो जस्टिफाई कर देते। तो निष्कर्ष में ये सारी चीज़ें आप जो भी आप रिलेट कर पा रहे हो तो लिख सकते हो कुछ भी। हाँ, बायोसेफ्टी का क्वेश्चन आ गया तो हाँ कि भारत वो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी है तो इंडिया को बायोसेफ्टी को देखते हुए ऊपर वाले कदम जो भी उठाएगा तो सही है, ऐसा आप समझ रहे हो मेरी बात। जो मेन क्रक्स तो बॉडी में आता है आपका, कंक्लूजन आप लिख पाओ, कोशिश करने से होगा, मेरे बताने से नहीं होगा। जब आप बार बार पढ़ोगे चीज़ें तो आप खुद लिखने लगोगे अपने आप ही। प्रैक्टिस आपको करनी और लिखना जरूर है, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा। और अपने आप को हिंदी मीडियम वाले कमज़ोर मत समझना, मैं रियली कह रहा हूँ, ये मानसिक कमजोरी है, बाकी कुछ भी नहीं है। अपने हिंदी मीडियम वाले सेलेक्ट होते हैं और आपके साथ अगर आप मेहनत करोगे तो आपके साथ आगे यूपीएससी लेवल पे कुछ नहीं होना है, कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर आपके लेवल पे ही आप करते हो कि या अपने पास जरूर है कि क्वालिटी वाली किताबें, ये कहते हैं इंग्लिश मीडियम से कंपेयर करते हो कि यार ये क्वालिटी वाली बुक्स भी नहीं है, करंट अफेयर भी नहीं है, या सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे जो भी चैनल देखोगे तो अधिकतर इंग्लिश मीडियम वाले। तो ये देखो, इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कितना चाहिए वो तो हिंदी में अवेलेबल है ना। या पॉवर्टी पे मैं तो कह रहा हूँ कि इंग्लिश में खूब सारी किताबें लिखी हुई होगी, भरी हुई होगी, कितना भी होगा, लेकिन आपको गरीबी भी कितना चाहिए वो तो हिंदी में लिखा हुआ है ना। अब पॉलिटी के ऐसा कौन सा पार्ट है जो हिंदी में लिखा हुआ नहीं है। नई चीज़ें जो जरूर प्रॉब्लम करती है, साइंस टेक और एनवायरमेंट, लेकिन इतना तो हिंदी में अवेलेबल है कि यूपीएससी जितना पूछती है उतना आपका काम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अगर वो करोगे आप तो सफल हो जाओगे। यार देखो, ये चीज़ें मैं तो क्या बताऊँ ये, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मेरा टारगेट रहता था कि 80 से 90 के बीच में तो मुझे करना ही है। एटलीस्ट 85 से तो मैं ऊपर करता था बोलो ही। वो पेपर हार्ड आओ या सिंपल आओ ये तो चलो बात की बात है, क्योंकि कई बार 85 से कम करते तो भी रिस्क है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपन मान के चलते कि ये तो मेरे परफेक्ट सही होगा, लेकिन वहाँ घर आके देखते तो यार ये सिली मिस्टेक कर दी, ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं, ये पूछा था और वो गलत हो गया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो एटलीस्ट 85 तो टारगेट, 85 से तो कम नहीं करने चाहिए। ज़्यादा टफ है तो फिर 100 भी करने की ज़रूरत नहीं, 90 85 कर लो बस। और ये वो पेपर करते तब डिसाइड होता है ये चीज़। अपन पहले कभी भी प्रेजुडिस नहीं रहना है कि मैं तो इस बार इतना ही करके आऊँगा या इस बार उतने करके आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। क्यों पेपर देखा आपने इस बार प्रीलिम का? तो बोलो कोई क्वेश्चन मैंने भी कर रखा, सॉल्व किया हमने। कल ट्रेन में हम आ रहे थे तो हम साथ में प्रीलिम का पेपर ही सॉल्व करते करते आए। तो आपको कोई क्वेश्चन याद है ऐसा कोई? देखो यूपीएससी, मैं थोड़ा सा उस पेपर के बारे में बता दूं कि देखो यूपीएससी हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज करती है। वो ऐसा चेंज करती है कि हम अवेयर नहीं रहते और रह भी नहीं पाते। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे 3 क्वेश्चन पूछे थे, तो शायद कभी नहीं पूछे पिछले 10 सालों से स्पोर्ट्स पे। और जो स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन पूछे थे वो कोई ऐसे नहीं थे। ये लॉरेट वाला कोई लॉरियस वाला कोई अवार्ड था या क्या था, वो अपन नहीं पढ़ते हैं। या क्रिकेट का तो चलो अगर हॉबीज है तो कर लो, वो भी होने वाला नहीं था। और समर ओलंपिक वो थीम भी पुराने वाले की थी, तो अब इतना कौन याद रखता है कि इस वाले की कि पुराने वाले की। तो स्पोर्ट्स के तीनों क्वेश्चन टफ थे। हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन अगर आपने देखे हो, अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की और थोड़ा सा ढंग से अच्छे से पढ़ रखा तो हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन हो रहे थे। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। हिस्ट्री के क्वेश्चन कम थे और जो थे वो थोड़े टफ थे, ठीक है ना। प्रिजन फ्रॉम सॉन्ग मुझे नहीं लगता है कोई एनसीईआरटी में है कोई दूसरी किताब, वो ठीक है आपको रैंडमली कहीं सुना पढ़ा तो हो जाएगा, नहीं होता है। तो लेकिन पॉलिटी के और इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन थे, मतलब 30-35 क्वेश्चन थे, ठीक है। और रही बात साइंस टैग की, साइंस टैग के क्वेश्चन थोड़े से टफ थे कंपेरेटिव,
टफ इसीलिए थे कि अपन जनरली जब यहाँ पे पढ़ते तो इन चीज़ों के टच में नहीं रहते हैं। बिस्फिनॉल ए वाला क्वेश्चन हो या ट्राइक्लोजन वाले थे बेसिक क्वेश्चन है। अब रोज घर पे हॉर्पिक यूज करते ही देखते ही है, लेकिन अब उस पर कभी नजर गई, देखा कि हाँ ट्राइक्लोजन ही होता है तो सबके साइड से हो गया। अब जो कभी अवेयर नहीं है अपने सराउंडिंग को लेकर के, उसके वो थोड़ा टफ बन जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही थे। और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थोड़ा सा करते तो हो जाते थे, मतलब आराम से सॉल्व कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी कट ऑफ भी फिर 90 मार्क्स ही तो जा रही है ना, इसलिए पेपर तो टफ था, नो डाउट, लास्ट ईयर जैसा ही टफ था। कट ऑफ भी उतनी जाएगी, मतलब 90 के आसपास जनरल की रहनी। जहाँ तक हमने लास्ट ईयर भी 91 थी, तो इस बार भी मुझे लगता है इतनी रहेगी। तो आप लोग इसी प्लेटफॉर्म पर गाइडेंस लेना हो, क्या हुआ? प्लेटफॉर्म पे गाइडेंस लेना हो आप लोग से। अच्छा, गाइडेंस तो देखो आज और कोई हो तो पूछ लो, बाकी तो अब ऐसा आ जाएंगे। और क्यों यहाँ आएंगे तो ये हाँ, टेलीग्राम पे या किसी प्लेटफॉर्म पे वो मैं सी सेट के तो देखो, अगर तुम्हें पसंद आए तो देख लेना नोट्स, वैसे भी पढ़े तो मेरे तो पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो नहीं तो डिलीट कर लेना, क्या है, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए हमने कवर किया था, हाँ देखो, करंट अफेयर। करंट अफेयर का भी अधिकतर करंट अफेयर का ही पूछते थे, तो करंट अफेयर की जो विजन आईएएस की आती थी वही पढ़ते थे। या एक स्पेक्ट्रम की पहले पढ़ी थी, साइंस टेक की एक बुक आती थी, बट वो क्या है कि थोड़ी ज़्यादा टफ पड़ती है, ऐसा आउटपुट निकलता नहीं होती, बहुत बड़ी बुक है। और कोई भी करंट अफेयर पढ़ते हो ना, करंट अफेयर में साइंस टेक और करंट अफेयर भी जब भी आप बुक्स पढ़ते हो तो स्पेशली साइंस टेक और एनवायरनमेंट वाले पोर्शन कभी मत छोड़ना, उसको जरूर अच्छे से पढ़ा करो। तो हर महीने का साइंस टेक पढ़ते जाओगे तो जनरली यूपीएससी में क्वेश्चन भी अभी मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा पुराना नहीं आता है, साइंस टेक से रिलेटेड रिसेंट जो डेवलपमेंट किया हुआ है वही आता है। आने को तो देखो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, पुराना भी दे दे नया भी दे दे, लेकिन संभावना ये ज़्यादा है कि साइंस टेक का रिसेंटली, क्योंकि अब इस बार ACE2 जो कोरोना वायरस, ACE2 इनिबिटर होते हैं अपने शरीर में, तो कोरोना वायरस के से रिलेटेड था, तो वो वैसे पूछ लिया है वो ACE2, तो वो ये चीज़ें करंट में आ गई है। और भी साइंस टेक की याद दिलाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें, या पहले भी ग्रेविटेशनल वेव का क्वेश्चन हो, चाहे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे नए टॉपिक है, पुराने तो है नहीं। तो इस पे करंट अफेयर पे पूरा करंट अफेयर अच्छे से पढ़ो, साइंस टेक और स्पेशली एनवायरनमेंट, इन दोनों का। और किसमें? ये जो ओरिजिनल एग्जाम होता है उसमें अब ये खुद को ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब तुम इतना बड़ा लक्ष्य लेके चले हो, देखो तुमने कितना बड़ा लक्ष्य, सिविल सेवा में जाना, आईएएस बनना, और फिर एक छोटे से एग्जाम के लिए तुम कह रहे हो कि मेरा घबराता हूँ, तो ये तो इतनी नहीं होना चाहिए। थोड़ा खुद पे विश्वास रखो कि जो चीज़ तुमने चुनी है, लक्ष्य बनाया है, तो उसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, थोड़ा उसको दिमाग में रखोगे ना, तो दूसरी चीज़ें कम हो जाएगी अपने आप ही। क्योंकि इस चीज़ का शायद हमारे पास या किसी के पास समाधान नहीं होगा, ये समाधान खुद को तलाशना। देखो ये यूपीएससी की लड़ाई है ना, खुद की है, खुद से ही है और खुद के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको तैयारी करनी है, आपको ही पढ़ना है और आपके खुद के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो थोड़ा रखोगे तो ये चीज़ें तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखो एंथ्रोपोलॉजी के लिए बुक्स थी, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स थी, वो पढ़ ली मैंने। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए पी नाथ आती है, एंड सोशियो कल्चरल एम्बर एंड एम्बर, वो इंग्लिश में आती है, हिंदी में एक भी बुक्स अवेलेबल नहीं है। हाँ इंग्लिश में ही पढ़ी थी मैंने, थोड़ा बहुत हिंदी अनुवाद कर लिया इधर उधर, और पढ़ी इंग्लिश में ही थी किताबें। हाँ हिंदी थे बिल्कुल। फिर यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग थी, यहाँ से मैंने उनसे भी पढ़ा था हिंदी में, उन्होंने थोड़े नोट्स भी बनवाए थे, कृष्णा आईएएस एंथ्रोपोलॉजी में। और कोई क्वेरी यूपीएससी के बारे में? क्या मिस्टेक कर लेते हैं सर, मतलब तो कोई
मतलब वो बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, हाँ। बहुत सारे लोग एग्जाम दे भी देते हैं, कुछ लोग निकल भी जाते हैं, हम्म। लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मिस्टेक्स क्या हो जाती है ऐसी? मतलब मिस्टेक का बताओ इनको। क्वेश्चन अगेन। जैसे हमने एक बार आईएएस मतलब यूपीएससी क्लियर किया, मान लीजिए रैंक कमाई हमारी, हमें मतलब कैसे पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक्स लगी कि हमने आगे मतलब हम और कैसे अपग्रेड कर सकते थे, क्या मिस्टेक कर दी हमने कि हम आगे नहीं बढ़ पाए, रैंक हमारी बट एक बार नहीं पाए? जब आप टारगेट लेकर चलते हैं रैंक का, तो इसका मतलब आपकी जो टारगेटेड अप्रोच होती है वो होती है मेंस और इंटरव्यू। मेंस आपका अच्छा नहीं रहा, सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा है, नंबर अच्छे नहीं आए, क्यों नहीं आए? या तो चीजें हमें याद नहीं थी, याद थी तो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए तो लिख नहीं पाए, लिख पाए तो अच्छे से नहीं लिख पाए। तो क्या इनमें कोई एक्शनल फैक्टर है जिन्हें हम कह सकते कि नहीं उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया? मार्क्स पहले की तुलना में क्यों कम रह गए? या तो हम चीजों को वापस लिंक नहीं कर पाए, या कोई इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि हमने हैंडल नहीं किए। दूसरा कोई रीजन नहीं हो सकता कि हमारे मार्क्स कम आए। और ये सवाल और ये जवाब सभी पर लागू होता है। जो टॉपर है उसके और मार्क्स आ सकते थे। आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे कि जब मैं ये कह रहा हूं तो मेरे मार्क्स इससे ज्यादा क्यों नहीं आए? ऑब्वियसली मुझ में भी कमियां थी। आप सभी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर रहता है वो सभी पे रहता है। गलतियां सभी से होती हैं। पास वो कर पाता है जो गलतियां कम करता है। ऐसा नहीं है कि गलतियां कोई 100% एलिमिनेट कर पाएगा, 100% कोई नहीं कर पाएगा। आप जितनी कम कर लेंगे उतना आगे बढ़ पाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन? फिर ये होता है यूपीएससी का पैटर्न कि इस बार स्पोर्ट्स से अच्छे क्वेश्चंस थे, बायो से अच्छे थे। पिछले दो या 3 साल पहले स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे आए थे एक साल। देन रिपोर्ट्स और रैंकिंग से अच्छे सवाल आए थे। तो हम क्या करें, कभी स्कीम पढ़ें, कभी रिपोर्ट्स पढ़ें, कभी करंट पढ़ें। अगर हम करंट पढ़ने जाएंगे यूपीएससी फिर रिपोर्ट्स पूछ लेगी। फंडा ये है आपके बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। यूएनडीपी, यूएनईपी, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएमओ सब वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है। पता होने चाहिए कि ये कौन सी रिपोर्ट निकालते हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। क्वेश्चन पूछे या ना पूछे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका अपना बेसिक मजबूत होना चाहिए। हो सकता है आज ना पूछा हो, अगली बार पूछा हो, प्री में ना पूछा हो, मेंस में पूछा हो। क्या आईएमएफ की रिपोर्ट या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप गरीबी में, बेरोजगारी में, जीडीपी, मुद्रास्फीति, पर्यावरण कहीं यूज नहीं कर सकते? आपके दिमाग में वो याद तो रहनी चाहिए। आपने याद की आईएमएफ की रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, भूल गए वापस मेंस लिखते टाइम। क्या हम उसका रेफरेंस नहीं दे सकते थे? जस्ट अ रेफरेंस कि आईएमएफ इस प्रकार की रिपोर्ट भी निकालता है। अगर आप रेफरेंस भी दे देते तब भी इकोनॉमिक्स में आपके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। सो ऐसा नहीं सोचना है कि हमने जो एक बार पढ़ा है वो काम नहीं आएगा। जो बेसिक्स है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ बेसिक है, जीडीपी, मुद्रास्फीति बेसिक है, पर्यावरण है तो जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, जैव भू रासायनिक चक्र वो बेसिक है। वो आपके तैयार होने चाहिए। क्वेश्चन आए ना आए डजेंट मैटर। सीधे नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं से एलिमिनेट करने में मदद मिल जाएगी। सो बेसिक्स तैयार रखें, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं। दैट्स ऑल। आवाज फ्लेवर आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो इंग्लिश फ्लेवर एक तरह जैसे वर्ड्स होता है उसकी जगह इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है। हाँ, नथिंग। इंग्लिश वर्ड इजीली यूज कर सकते हैं, बट ऐसा भी ना हो कि आपका हिंदी मीडियम में लग रहा हो कि इंग्लिश में पेपर लिख रहे हैं। ऐसा उतना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन है ना, मतलब इतना है कि मैंने तो पेपर में यूज किए थे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो हिंदी में ही फिर वो आर्टिफिशियल ऐसे ही लिखते थे, मतलब लैंग्वेज में ही ऐसे, मतलब साथ में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम इंग्लिश ही लिखने लग जाओ। पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में 3-4 शब्द ऐसे लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। डॉक्स एंड टेक्नोलॉजी
अब उसको तुम लिखने को तो हिंदी में भी लिख लोगे, लेकिन इंग्लिश में लिख लिया, मैंने तो लिखा इंग्लिश में, और इवन हमारे साथ और भी मेंस देते थे, लिखते थे, लेकिन कंट्रोल एकदम ऐसा नहीं कि। और फिर जो सेंटेंस फॉर्म हो रहा है उसमें वो वर्ड फिट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने रैंडम कुछ भी वर्ड लिख दिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्ड लिख दिया, बट आपका सेंटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, फिर तो वो मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। एनी अदर? आप टॉपिक बता दीजिए, मतलब आपके बारे में टॉपिक, ऐसे का टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट पे आए, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फिलोसॉफिकल ऐसे आ रहा है तो वो सबसे बढ़िया है। हम सोचते हैं कि फिलोसॉफिकल ऐसे सबसे भारी होगा, लेकिन वो सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी मटेरियल है वो सब कुछ लिख सकते हैं उसमें। जैसे कि कुछ भी आप बोल सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसे का टॉपिक याद हो तो। जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह पहले खुद में लाए। ठीक है। भूमिका, किसी भी घटना से, किसी भी उद्धरण से, कोटेशन से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी कोटेशन से, मतलब किसी भी कोटेशन से। ऐसा नहीं है कि वो कोई फिक्स कोटेशन है, आपको उसी का यूज करना है। एसेंस क्या है कि जो परिवर्तन आप विश्व में देखना चाहते हैं वे पहले खुद में देखें। तो फर्स्ट पॉइंट, कुछ एग्जाम्पल जहां विश्व में परिवर्तन हुए वो इस कारण से हुए कि खुद में परिवर्तन हुए थे। किनका ले सकते हैं हम? गांधी जी, गौतम बुद्ध, और भी कैरेक्टर्स जो आप याद कर सकते हैं। कोई भी बोल सकते हैं आप में से? अब्राहम लिंकन। अच्छी सी बात, GS4 में थिंकर्स में आप जितने थिंकर्स पढ़ रहे हैं सभी का यूज वहां कर सकते हैं। कैन यू बिलीव, अगर आप 30 थिंकर पढ़ रहे हैं GS में, और हर एक थिंकर पर अगर आपको 4 लाइनें भी याद है तो कितनी लाइनें बन रही है? एक पॉइंट या एक अप्रोच ये रही। दूसरी, मैंने अपने में परिवर्तन देखना नहीं चाहा और कोशिश की कि दुनिया में परिवर्तन हो जाए। इसके एग्जाम्पल, आपको करना क्या है? एक तरफ परिवर्तन वर्ड है और एक तरफ खुद में देखना। तो एक बार परिवर्तन हुआ लेकिन मुझ में नहीं हुआ, एक बार परिवर्तन दुनिया में हुआ लेकिन मुझ में नहीं हुआ, एक बार मुझ में परिवर्तन हुआ तो दुनिया में नहीं हुआ, एक बार जब मुझ में हुआ तब दुनिया में भी हुआ, एक बार जब मुझ में नहीं हुआ तब दुनिया में भी नहीं हुआ। तो कितने इक्वेशन बने? 4 इक्वेशन। 4 इक्वेशन के आप एग्जाम्पल कुछ तो होंगे आपके पास, संविधान से, लोकतंत्र से, संघवाद, पॉलिटी के जितने इश्यू आ रहे हैं, न्यायपालिका से, इलेक्शन कमीशन, पर्यावरण, कहीं से भी आप जोड़ के लिख सकते हैं। इवन हिस्ट्री, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, हिटलर, वो अपने में परिवर्तन नहीं देखना चाहता था लेकिन दुनिया में परिवर्तन देखना चाहता था। क्या वो सक्सेसफुल हुआ? इजीली लिख सकते हैं। मुगल काल या सल्तनत काल, सल्तनत काल ने ऊपर से परिवर्तन थोपने की कोशिश की, क्या वो भारत में सक्सेसफुल हुआ? नहीं। लेकिन अकबर ने बॉटम टॉप अप्रोच अपनाई, सफल हुआ। इजीली लिख सकते हैं आप। देन अक्सर ये क्यों होता है कि हम अपने में परिवर्तन नहीं देखते और दुनिया में परिवर्तन देखते हैं? इसके क्या कारण है? कुछ तो कारण होंगे, कुछ सोशल कारण होंगे, समाज व्यवस्था ऐसी होगी, कुछ कस्टम्स होंगे, कुछ अपनी कमियां होगी। हम पारदर्शिता नहीं रखते हैं, हम जवाबदेहिता नहीं रखते हैं। पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, संयम, लोक सेवा की भावना, एज इट इज आपके GS4 के टॉपिक है। अगर आपको खाली वर्ड भी याद है, मैं नहीं कह रहा हूं उनकी इवन परिभाषा,
खाली आपको वर्ड भी याद है तब भी आप ऐसे में यूज कर सकते हैं। तो क्या आप इस टॉपिक के पहले सोच रहे थे कि GS4 हमारा इस पर काम आएगा, पर्यावरण काम आएगा, GS2 काम आएगा, GS1 काम आएगा? देन कुछ कारण है तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होंगे कि मैं अपने में परिवर्तन नहीं देखता हूं, दुनिया में परिवर्तन देखना चाहता हूं। कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होंगे। कहां कहां होंगे? राजनीति में होंगे, समाज में, प्रशासन में, पर्यावरण पर, संविधान, लोकतंत्र, पॉलिटी, अभिशासन, IR, कितने सब्जेक्ट, कितने टॉपिक है आपके पास? बहुत सारे। जब नेगेटिव इंपैक्ट होंगे तो कुछ रेमेडीज भी तो होगी, कुछ शॉर्ट टर्म होगी, कुछ लॉन्ग टर्म होगी, कुछ साधन बेस्ड होगी, कुछ साध्य बेस्ड होगी, कुछ संकीर्ण होगी, कुछ व्यापक होगी। 6 पॉइंट ऐसे ही निकल गए आपके। देन आपको एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लिखनी है, और इतना कुछ लिखने के लिए आपके पास पेपर नहीं है। यूपीएससी में आपको 10 या 12 पेज ही तो भरने हैं, पूरा ग्रंथ थोड़ी लिखना है। बस इतना ही है कि आपको आपके कान और आंखें दोनों खुली होनी चाहिए कि जो भी मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं से तो लिंक होगा, और सर से बढ़िया लिंक करवाना आपको कोई नहीं सिखाएगा। चीजें कैसे लिंक होती है, डेफिनेटली बहुत ही इजी तरीके से लिंक होती है। शुरू में लगता है, सभी को लगता था, मुझे भी लगा था कि नहीं चीजें ऐसे कैसे लिंक हो रही है, ऐसे तो होते नहीं है, इनको तो याद करना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट लगाओगे, पता चलता रहेगा कि नहीं, इन चीजों को उन चीजों से भी जोड़ सकते हैं। क्या अध्याय 1 संविधान का अध्याय 1 अध्याय 2 से नहीं जुड़ेगा? 2 3 से नहीं जुड़ेगा? 3 4 से नहीं जुड़ेगा? 4 5 से नहीं जुड़ेगा? अगर आपको अध्याय 5 के बारे में सवाल पूछा है तो अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो उसे 1 2 और 3 से रिलेटेड जो भी मैटर चल रहे हैं अभी, अध्याय 1 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का इश्यू, अध्याय 2 नागरिकता, एनपीआर का इश्यू, एनसीआर का इश्यू, शाहीन बाग इश्यू, नागालैंड में अभी जो इश्यू चल रहा था, त्रिपुरा में वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि 1993 के आधार पर हमें इनहेबिटेड बनाया जाए। कितने सारे इश्यू है। तो क्या इन इश्यू को हम वापस संघवाद से नहीं जोड़ सकते? सभी चीजें घूम फिर कर वहीं आनी है। जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया था, ABCD घूम के सब वहीं आना है। बट वही है, कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी कोई टैबलेट नहीं है जो लोग हमें दे देंगे, हम खा लेंगे और सीख जाएंगे। नथिंग, किसी के पास नहीं है। आपकी मेहनत आपके हाथ में है। दैट्स ऑल। भाई सुनील जी ने जो है इतना समय निकाला, इसके लिए जो है अब धन्यवाद तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अपना स्टूडेंट है, और दूसरी तरफ जो है ये भी काफी हमको परेशान किए हैं। जब टेस्ट देने आते थे तो कभी कभी मुझे याद है कि अभी तो पेपर बन के आता है ना सैटरडे को, पहले क्या होता था कि हाथ से जो है वो लिखा जाता था, और हाथ से लिख कर जो है हम क्या करते थे कि यहां पर देते थे। अभी आकर बैठ जाते थे 11 बजे टेस्ट देने के लिए, फिर पांडे जी फोन करते थे कि भाई आ गए हैं लोग टेस्ट पेपर, फिर वहां से लिखकर व्हाट्सएप पर फोटो आता था, फिर क्वेश्चन लिखवाया जाता था। तो आप लोग जो है अपनी जो जिज्ञासा है, जो पूछना था वो आप लोग पूछिए, और हम लोग जो है यहीं पर जो है इसको सभा को विराम दें। और हम लोग जो है अब चूंकि सुनील जी का जो है अब देखिए प्रॉपर IAS मिल जाएगा, इसके लिए हम लोगों की शुभकामना भी है, बधाई भी है, और भगवान चाहे तो अवश्य मिलेगा एक बार। और फिर जीवन के दूसरे पड़ाव में भी प्रवेश करेंगे। अब चूंकि अधिकारी बन गए हैं, ट्रेनिंग के बाद नौकरी शुरू करेंगे, इसलिए दूसरे पड़ाव के लिए भी हम लोग बधाई दे रहे हैं कि हम लोग के देश का नाम रोशन करें और ऐसा काम करें कि हम लोगों को जो है अच्छा महसूस हो, हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।